हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और आज आपका 9 मई 2022 और पेपर आप सभी का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर जो कि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट था और ये पेपर आप सभी का 50 नंबर का रहने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों को देखते हैं और लेवल देख सकते हैं। अगर बात करें आपके पेपर लेवल की तो बहुत ही अच्छा आया है पेपर, ठीक है। आप सभी का बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है और लगभग 15 बहुविकल्पीय पूछे गए हैं और लगभग 40 क्वेश्चन आप सभी से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मिलाकर, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप सभी अपने आंसर को भी मिला लीजिए। सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न था, देख सकते हैं, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग हम लोग 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि किशोरावस्था तक। तो ऑप्शन नंबर आप 1 को यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर सेकंड, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि का विकास फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा। यहाँ देख सकते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहाँ बोला गया है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि तो इसमें शैशवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है ना, लेकिन पूर्ण होने की बात अगर यहाँ कर रहा है तो राइट आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप सभी का सेकेंड का 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। और हम सभी में हड्डियों की संख्या कितनी है, आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये प्रश्न फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, वो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या चाहे आपका डीएलएड एग्जाम हो। यूपी टेट हाल ही में बात करें तो फ्रेंड्स पीएनपी ने जो है इसका सही आंसर प्रेरणा माना है। हालांकि अगर बात की जाए सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होता है रुचि। रुचि उसके अंदर लेंगे हम तभी हम प्रेरित होंगे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आप सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सीखने की सही परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स सीखने की जो सही परिभाषा होती है वो होता है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ फ्रेंड, सीखने अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम अपने अनुभव में डेवलप करें, ठीक है, अपने व्यवहारों में परिवर्तन करें, एक दूसरों के प्रति अपने आप को समायोजित करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। भूल का सिद्धांत कभी भी आए तो आप सबको भूलकर थॉर्नडाइक को लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बालक में नैतिक विकास का तात्पर्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स बालक में जो नैतिक विकास की प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग आपके घर आपके समाज से ही होता है। तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 8, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स देखिए बहिर्मुखी जो है आपका मनोवैज्ञानिक का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो फ्रेंड्स जो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होते हैं उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो होती है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर आप 1 टिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चिंतन के साधनों में एक है। तो संकेत, रटना या फिर गुणों का विश्लेषण या फिर सामान्यीकरण। आपने क्या लगाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने यहाँ संकेत लगाया है और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने यहाँ गुणों का विश्लेषण लगाया है कि चिंतन हम तभी करते हैं जब गुणों का विश्लेषण करते हैं, या फिर और बहुत सारे प्रशिक्षुओं का यहाँ संकेत भी आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है आप सभी का प्रश्न नंबर 11 का, देखिए उद्दीपन, रुचि, आवश्यकता, यानी कि उपयुक्त सभी आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप सभी से पूछा गया था प्रश्न नंबर 12, स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन स्काउट का है। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट हो जाएगा। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव बालक होते हैं
तो उनकी विशेषता क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्रिएटिव बालक होते हैं कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है। देखिए प्रश्न नंबर 13 का यहाँ राइट आंसर 4 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संवेदनशील भी ये होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 13 का जो है यहाँ उपरोक्त सभी भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 14 है संवेग का प्रकार नहीं है, जो आपके इमोशंस हैं उसके प्रकार क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स क्रोध, भय, प्रेम ये सभी इमोशंस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम सभी भावुक होते हैं, इसको लेकर जो ध्यान है ये आपका संवेग में नहीं आता है, इमोशन में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है। फ्रेंड्स आक्रामकता जब भी आए तो आप सभी को पता ही है कि निराशा का मतलब आक्रामकता है ना। तो फ्रायड के अनुसार अगर बात यहाँ की जाए तो कहीं ना कहीं उद्दोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से आप सभी का एक एक नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है प्रश्न नंबर 16, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और आप सिंपल लिख सकते थे, हालांकि 1 नंबर का प्रश्न है, 30 वर्ड में लिखना है, 2 से 3 लाइन में आप सभी को लिखना था। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं सबसे पहले वो छोटे छोटे बालकों को ही पढ़ाता है, ठीक है। अगर उनके बारे में ज्ञान रहेगा, बालक का कंडीशन क्या है, अभी वो क्या ग्रहण कर सकता है, ठीक है, ताकि उनके अनुसार जो है पाठ्यानुक्रम जो भी पाठ्य है उनके अनुसार कराया जाए ताकि उनके अनुकूल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है उसको समझने के लिए अनुकूल हो, क्योंकि जब तक एक शिक्षक बालक के प्रवृत्तियों को नहीं समझता तब तक कहीं ना कहीं उनको कभी भी अपने जो भी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रभावित नहीं कर पाएगा, अपने आप को बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही आप सभी को लिखना था। प्रश्न नंबर 17 है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स शैशवावस्था की अगर बात यहाँ कर रहा है तो आप सभी को प्रमुख विशेषता तो आपको देखिए कहा गया है लगभग 3 साल ऐसा होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनकी आयु तेज़ी से बढ़ती है, वो शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, लंबाई, वजन सभी जो है इसमें तीव्रता देखने को मिलता है। तो सिंपल आप सभी को यही मेंशन करना था। प्रश्न नंबर 18 किशोरावस्था का तात्पर्य क्या है। फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत बार जाना है किशोरावस्था फ्रेंड्स तूफानों का काल कहा जाता है, तूफानों की अवस्था कहा जाता है ना, जिसमें बाल्य अवस्था के बाद कहीं ना कहीं किशोरावस्था में परिपक्वता देखने को मिलता है, तनाव से, जो कि अभी आप सभी की अवस्थाएं होंगी, कहीं ना कहीं आप सभी के सामने बड़े संघर्ष होंगे, तनाव होंगे, तो ये आप सभी को लिखना था। नेक्स्ट है समायोजन का अर्थ क्या है या फिर क्या है, क्या समझते हैं। समायोजन यानी कि आपका एडजस्टमेंट। अब जब एडजस्टमेंट पता चल गया है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप सिंपल लिख सकते थे, हम अपने व्यवहारों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अगर कोई हमारे सामने व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं हम उसके सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे और मेरी बात को भी समझ जाए। अगर कुछ गलत है तो खुद हम अपने आप को उससे रोकते हैं, बचते हैं, यानी कि खुद को हम समायोजित करते हैं, वो चाहे समाज हो, परिवार है, भाई बहन है, अपने आप को। तो यही समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट्स की प्रक्रिया है। तर्क का तात्पर्य क्या है। तर्क यानी फ्रेंड्स आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट का तात्पर्य आप सभी से पूछा गया है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिबेट चलते रहते हैं, तर्क वितर्क होता रहता है ना। तो क्या होता है अपनी बात को रखना, ठीक है, अपनी बात को रखना विथ प्रूफ, विथ साक्ष्य कि क्या सही है क्या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, अगर ये बात गलत है तो क्यों गलत है, और हमारे समाज के लिए वो कितना लाभ करेगा, कितना हानि करेगा, इसी पर लेकर तो हम डिबेट करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो सिंपल आप सभी को ये लिखना था। प्रश्न नंबर 21 है सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास क्या है, सबसे पहले आप सभी को पता ही है विकास की प्रक्रियाएं जो आपकी होती हैं कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके समाज से ही होता है। रहना, ठीक है, किसी से कैसे बात करनी है, हमारी संस्कृति, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए।
व्यक्तित्व को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि प्रत्येक व्यक्ति के गुण विशेषता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण विशेषता होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सभी व्यक्ति में जो गुण विशेषता है वो सेम है। किसी में कुछ कमी होगी तो किसी में कुछ विशेषता होगी, है ना। तो यही विशेषता के प्रकार है। हालांकि ड्रेवर के अनुसार कहा गया है कि मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों में गतिशीलता व संगठित बनाना ही क्या है, व्यक्तित्व है ना। तो जो भी हमारे गुण विशेषता है जो कि हमें एक दूसरे से भिन्न बताते हैं, उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, आवाज़ में भारीपन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं किशोरावस्था में जब जिम्मेदारियां आती हैं, तनाव आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ मैच्योर हो जाते हैं और आपकी आवाज़ में भारीपन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 24 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक लाइन में लिखना था। अधिगम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो हमारे शिक्षा में आप सभी को पता ही है कि अधिगम का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और आप सभी का पूरा एक चैप्टर ही अधिगम से रिलेटेड है। तो बिल्कुल ये आपका थ्योरी बेस है। प्रश्न नंबर 25 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना जब भी बात आए तो आप क्या कहेंगे? इमेजिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर जब हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, अपने मन में उसकी प्रतिमा बना लेते हैं, और जैसे कोई भी सामान रखा हो तो हम सोचते हैं इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये बात हो गई ना। तो यानी कि सिंपली क्या, इमेजिनेशन करना, अपने प्रतिमाओं को स्थापित करना और उसको नवीनता रूप देना ही क्या है? कल्पना है, ठीक है। यहाँ एक और आ जाता है परिकल्पना। परिकल्पना किसे कहते हैं? आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 26 है, रुचि के भेद कितने होते हैं? फ्रेंड्स, जो रुचि होता है उसके दो भेद होते हैं। पहला क्या, तो जन्मजात रुचि होता है, और दूसरा जो है आपका जो भी आप अर्जित करते हैं वो रुचि होता है। यानी कि बस आप सभी को लिखना था, रुचि दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। प्रश्न नंबर 27 है, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। और बुद्धि परीक्षण का सूत्र भी आप लोगों को पता ही होगा, मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इंटू 100 द्वारा हम कहीं ना कहीं बुद्धि परीक्षण जो हमारा IQ है हम निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, सेशन अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 है, अमूर्त बुद्धि। फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि के बारे में बात करें तो आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले तो जो भी शाब्दिक तथा गणितीय, ठीक है, जो भी संकेत चिन्ह जो भी व्यक्ति समझ जाता है, बहुत ही इजीली उसकी व्याख्या कर लेता है, सिंपल हम उसको अमूर्त बुद्धि में रखते हैं। जैसे पेंटर्स हो गए, ठीक है, गणितज्ञ हो गए, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। फ्रेंड्स, शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अगर आपका शारीरिक विकास आपके आयु यानी कि आपके साथ रहने वाले बच्चों के साथ उनकी तरह, मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं हो, आप उनसे कम दिखते हो, देखिए शारीरिक विकास हो सकता है कि आपकी हाइट कम हो गई हो, या फिर आप में कोई मतलब ज़्यादा डेवलप देखने को नहीं मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं जो भी अध्यापक हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी हमारा फैमिली है, उनको इस बात को समझना चाहिए, और जो भी कमियां हो रही हैं उनका समाधान निदान करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हमारा शारीरिक विकास सही रहेगा, जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाएंगे। अगर आपकी 2 दिन तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस यही सब मेंशन करना था इसमें। प्रश्न नंबर 30 है, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। 6 से 12 तक आपकी बाल्यावस्था होती है, और कहीं ना कहीं तभी से आप मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। देन आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपको पाना है, जो भी आप पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को, प्रबल जिज्ञासु बन जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की ये सारी विशेषताएं होती हैं। अपने आप को, जैसे कोई गलती भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारते भी हैं। बुद्धि और विवेक में आप सभी को अंतर भी पता चल जाता है इस बीच,
है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आप सभी को बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट अधिगम की विशेषताएं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीखने की देखिए, ये चाहें तो आप सारे क्वेश्चंस अपने आप ही लिख सकते थे। इसमें ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़े होंगे तभी आप सब इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप सभी के लघु उत्तरीय जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।